हेलो बच्चों, क्या हाल है आपके। देखो, कल क्या पढ़ा था हमने? ओम का नियम पढ़ा था ना। आज पार्ट 4 में कल बताया था कि पार्ट 4 हम पढ़ेंगे। तो कल टॉपिक हमने कहाँ स्टॉप किया था? कल हम क्या बता रहे थे? कल बता रहे थे हम प्रतिरोध के बारे में। किसके बारे में बता रहे थे बेटा? प्रतिरोध के बारे में। अपना जो टॉपिक है आज का वो है प्रतिरोध, प्रतिरोधकता। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है बेटा। तो देखो, प्रतिरोध के बारे में कल मैंने तुमको बताया था। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध होता है किसी धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा। यही होता है ना, विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधा को क्या बोलते थे बेटा? प्रतिरोध बोलते थे। जिसको हम किससे डिनोट करते थे? आर से। जिसका सिंबल क्या होता था? ये होता था। और जिसका प्रतीक क्या होता था? ओम। किसके बराबर होता था ये होता था बेटा वोल्ट बटे एम्पियर। इसके बराबर ही होता था। यहां तक पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हम चल रहे थे प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता। तो प्रतिरोध की निर्भरता हम कल बता रहे थे, दो चीजों पर निर्भर करता है प्रतिरोध। पहला तो करता है लंबाई पर। किसकी लंबाई पर बेटा? तार की। जो हमारा तार है उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। और दूसरा करता है तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। इसको हम एल लिखेंगे, इसको लिखेंगे एरिया। तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता था। तो यहां पर मैंने बताया था कि जो लंबाई होता है उसके तो प्रतिरोध क्या होता है? समानुपाती होता है। जबकि जो क्षेत्रफल होता है उसके क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनका मैंने ग्राफ भी बताया था। ये आर और एल के बीच में तो ये ग्राफ बताया था। और आर और ए के बीच में जो ग्राफ बताया था वो बताया था बेटा ऐसे बताया था। ठीक है। और यहाँ पे मैंने कल लास्ट में जब एंड किया था तब मैंने यहां लिखा था इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। यहां तक हम कल देख चुके थे। तो देखो, अब हम इससे आगे चलते हैं। तो तुमको ये बात ध्यान रखनी है, ये एग्जाम में पूछ चुके हैं कि प्रतिरोध किस किस बात पर निर्भर करता है? लंबाई पर। जो चालक तार की लंबाई की जो प्रतिरोध होता है वो होता है समानुपाती। और क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब जितना ज्यादा लंबा वायर होगा उतना प्रतिरोध ज्यादा होगा, जितना मोटा वायर होगा उतना प्रतिरोध कम होगा। ठीक है। तो देखो, अब इससे आगे चलते हैं। तो हमारे पास आई पहली आर समानुपाती एल। ये हमने इक्वेशन 1 लिखी थी। दूसरा है हमारे पास आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, सॉरी ए। ठीक है बेटा, ये दो इक्वेशन आई। अब इक्वेशन 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से मैं क्या कर सकता हूं? मैं ये लिख सकता हूं क्या? आर समानुपाती एल और व्युत्क्रमानुपाती ए। मैं दोनों इक्वेशनों को एक साथ जोड़ के ऐसे लिख सकता हूं। अब यहां पर भी देखो समानुपाती का चिन्ह आ रहा है। मैंने पहले ओम के नियम में भी तुमको v समानुपाती आई बताया था, वहां पर भी एक समानुपाती का चिन्ह आया था। यहाँ पर भी आ रहा है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या लगाते थे बेटा? एक कांस्टेंट लगाते थे। तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसको हम लिखेंगे के से, के एल अपॉन ए। ये हो गया। और के जो है उसको क्या बोलेंगे हम बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध। या इसको ही हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता, जो हमारा ये टॉपिक है। ठीक है। तो के को क्या बोलते हैं हम यहां से? विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये है, इससे हम फॉर्मूला निकाले यदि के का तो क्या आएगा? यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। तो ये R इंटू ए बराबर के इंटू एल। और यहां से के का मान क्या आएगा? के बराबर R इंटू ए अपॉन एल। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला बन के आ गया किसका? विशिष्ट प्रतिरोध का। के बराबर R इंटू ए अपॉन एल। अब देखो, यहां से मात्रक की बात करें, मात्रक निकालते हैं इसका।
तो के को क्या बोलते हैं हम? विशिष्ट प्रतिरोध, या क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। तो इसका देखो आर क्या है? प्रतिरोध है। प्रतिरोध को किसमें मापा जाता है बेटा? ओम में। ओम गुणा ये क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को किसमें लिखा जाता है? मीटर स्क्वायर में, बटे लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। एक ये मीटर से इधर का मीटर ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया? ओम गुणा मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर। ध्यान रखना बेटा, ओम इंटू मीटर किसका मात्रक होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। 1 नंबर का क्वेश्चन कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध बोल सकते हैं इसको, प्रतिरोधकता भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा और देख लेते हैं। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना तुमको। आगे देखो, अब हमारा जो फॉर्मूला है उसी से हम डेफिनेशन बनाएंगे इसकी। फॉर्मूला है हमारे पास के बराबर आर इंटू ए अपॉन एल, यही आया ना। इसी से हम क्या बनाएंगे? इसकी विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा बनाएंगे। विशिष्ट प्रतिरोध, तो देखो एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध, ये आर है, इस प्रतिरोध को क्या बोलेंगे? प्रतिरोधकता। दोबारा लिख देता हूं मैं, एकांक लंबाई व एकांक क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है बेटा, देखो एकांक लंबाई ये तो हो गई हमारी, ये एकांक क्षेत्रफल हो गया, ये वाले तार का प्रतिरोध हो गया हमारा, ये क्या कहलाता है? किसके बराबर होता है बेटा? प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध के इक्वल होता है। ये इसकी परिभाषा है। तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। पहली बात विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, उसका सूत्र और उसका मात्रक। मात्रक क्या होता है? ओम गुणा मीटर। ये किसका मात्रक होता है? इसका मात्रक होता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा आ गई। अब देखो, जिस तरह से अभी हमने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था, प्रतिरोध किस किस बात पर निर्भर करता था, उसी तरह विशिष्ट प्रतिरोध भी 2 चीजों पर निर्भर करता है। किस किस पर निर्भर करता है वो देखो। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की निर्भरता। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता जो है वो भी 2 चीजों पर निर्भर करती है बेटा। ठीक है, पहली करती है तार के ताप पर और दूसरी निर्भर करती है तार की प्रकृति पर, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? तार के पदार्थ पर। समझो कैसे। पहली बात करते हैं ताप पर। तो टेम्परेचर पे किस प्रकार से डिपेंड करती है विशिष्ट प्रतिरोध? देखो, हर तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो अलग अलग होता है, जो तुम्हारी बुक में दिया हुआ है। बुक में से देख लेना, हर तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो तुमको दे रखा है। उसके बाद में ताप पर। ताप का मतलब है कई तार तो ऐसे होते हैं जिनका यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ताप भी उसका क्या होता है, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाएं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। कई तार ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर यदि बढ़ाएं तो प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, और कईयों का ऐसा होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध बिल्कुल शून्य हो जाता है। ठीक है, वो तुम अपनी बुक में से पढ़ लेना, मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें से देख लेना। दूसरी बात करते हैं प्रकृति पर, मतलब तार किस मटेरियल का बना हुआ है, इस चीज पर भी निर्भर करता है विशिष्ट प्रतिरोध। मतलब जैसे हम एग्जाम्पल के लिए 4 तरह के तार ले लेते हैं। लाइक एग्जाम्पल के लिए एक तो ले लिया चांदी,
एक ले लिया सोना, एक ले लिया एल्यूमिनियम का, और एक ले लिया तांबे का। ये 4 तरह के हमने तार ले लिए। तो इनमें हमको देखना है कि कौन से तार में प्रतिरोध ज्यादा होगा, कौन से तार में चालकता ज्यादा होगी। तो चूंकि मैं पहले तुमको बता चुका हूं कि प्रतिरोध जो होता है वो चालकता के क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। पिछली क्लास में जब मैंने प्रतिरोध की परिभाषा पढ़ाई थी तब मैंने तुमको ये पढ़ाया था। दोबारा से वीडियो देखना पिछली, तब जाके तुमको उसका पता लगेगा। मतलब जो ज्यादा चालकता होगी तार में उतना ही प्रतिरोध कम होगा, और जितना प्रतिरोध ज्यादा होगा उतनी चालकता कम होगी। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो चालकता की बात करूं तो चालकता का जो क्रम है इनमें वो क्या होगा, तो सबसे ज्यादा जो चालक तार होता है वो होता है चांदी, ठीक है। उसके बाद होता है तांबा, उसके बाद होता है सोना, और सबसे कम होता है एल्यूमिनियम। ये तो रही चालकता की। प्रतिरोध किसमें सबसे कम होगा बेटा, जिसमें चालकता सबसे ज्यादा होगी उसमें प्रतिरोध सबसे कम होगा। तो चालकता सबसे ज्यादा इसमें है तो प्रतिरोध भी सबसे कम इसमें होगा, और इसमें सबसे ज्यादा होगा तो एल्यूमिनियम का प्रतिरोध सबसे ज्यादा, सोना उससे कम, तांबा उससे कम, और उसके बाद होती है चांदी। तो चांदी में प्रतिरोध सबसे कम होगा और चांदी में चालकता सबसे ज्यादा होगी। मीन्स हिंदी में यदि मैं तुमको समझाऊं तो चांदी का जो वायर होता है उसमें सबसे अच्छी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मतलब उसमें प्रतिरोध नहीं होता है, ठीक है। और अब तुम पूछोगे कि सर चांदी में ज्यादा होती है तो तांबे में क्यों, तांबे को क्यों यूज में लेते हैं, तो बेटा चांदी कॉस्टली पड़ती है, चांदी महंगी पड़ती है, इसलिए चांदी के वायर नहीं लगा सकते हर जगह। इसलिए हम किसको सेकंड नंबर पे जो हमारा पड़ता है तांबा उसको यूज में लिया जाता है, या फिर हम एल्यूमिनियम को यूज लेते हैं, क्योंकि चांदी और जो सोना होता है वो वैसे ही बहुत कॉस्टली होता है। यदि चांदी सोने को यूज में लेंगे तो हर घर के आगे कांस्टेबल लगाना पड़ेगा उसको बचाने के लिए, ठीक है बेटा। उसके बाद में तुमने ये चीज भी सुना होगा, नहीं सुना तो देखना इंटरनेट पे सर्च करके, जो वो होते हैं ट्रांसफॉर्मर वगैरह होते हैं, ट्रांसफॉर्मर के अंदर चांदी के वायर लगाए जाते हैं अंदर। क्यों, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर बिजली को सप्लाई करता है इधर उधर, ठीक है। तो चांदी के वायर उसमें विद्युत धारा ज्यादा तेजी से प्रवाहित करने के लिए उसके अंदर चांदी के वायर लगाए जाते हैं। तो थोड़ा सर्च करके देखना, उसके अंदर जो वायर होते हैं चांदी के लगाए जाते हैं, ठीक है। तो चांदी इसलिए यूज में ली जाती, चांदी महंगी पड़ती है इसलिए तांबा यूज में लिया जाता है हर जगह पर। और तांबा भी महंगा पड़ता है इसलिए जो बड़ी लाइनें होती हैं, तुमने देखी होंगी बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं, उनमें एल्यूमिनियम यूज में लिया जाता है, क्योंकि तांबा भी महंगा पड़ता है। तांबा तो हम उसमें यूज लेते हैं हमारे घरों में, जैसे छोटा मोटा काम होता है, फिटिंग वगैरह वायरिंग वगैरह होती है, पंखे की वायरिंग होती है, कूलर की वायरिंग होती है, उस सब में हम तांबा यूज में लेते हैं। तांबा भी बहुत महंगा पड़ता है वैसे, इसलिए गवर्नमेंट जो होती है जितनी वायर होती है सब में एल्यूमिनियम का यूज में लिया जाता है, ठीक है बेटा। तो ये रही हमारे प्रतिरोध की बात, प्रतिरोधकता की बात। प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है, तो अब देखो, अब मैं तुमको एक बार समरी बता देता हूं दोबारा से हमने क्या क्या पढ़ा है। अब तो सबसे पहले हमने पढ़ा था विद्युत धारा। अब क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है वो तुमको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले विद्युत धारा पढ़ी थी, उसकी परिभाषा पढ़ी थी, उसके फॉर्मूले पढ़े थे। फॉर्मूला आया था I बराबर Q बटे T, और एक आया था I बराबर NE अपॉन T, ये आया था बेटा। इसमें हमने E का मान लिखा था कितना, 1.66 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये था रिवीजन। उसके बाद में इसकी परिभाषा तुमको याद रखनी है। सेकंड बात ये बात रखनी है किस परिपथ में लगाया जाता है, इसको मापने वाले यंत्र का नाम क्या होता है। सेकंड टॉपिक हमारे पास आया था क्या, विद्युत विभव, या जिसको विभवांतर भी लिखा था हमने, ठीक है। इसकी परिभाषा पढ़ी थी, इसका मात्रक पढ़ा था, इसको मापने वाले यंत्र का नाम पढ़ा था, और इसका सूत्र क्या आया था, V बराबर W बटे Q। ये सारे सूत्र तुमको बेटा एक एक याद रखने हैं, क्योंकि आगे जब हम सवाल करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो तुमको ये बहुत हेल्प करेंगे कि कौन सा सूत्र लगाना है। नहीं तो बच्चों को सबसे कठिन जो चैप्टर लगते हैं वो 9, 10, 11 ही लगते हैं बस। 9 अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, उसको देख के तुम्हारी हवा खिसक जाएगी। 10वां पढ़ा रहा हूँ, 11वां तुमको मैंने पढ़ा चुका हूँ। जितने ज्यादा तुम फॉर्मूले वगैरह याद रखोगे उतना इजी हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड बताया था मैंने, इन दोनों की
रिलेशन के बारे में, इनका रिलेशन बताया था ओम का नियम। क्या बताया था? ओम का नियम बताया था। ठीक है, ओम का नियम बताया था। तो ओम का नियम क्या था? V समानुपाती I। V समानुपाती का I। तो बेटा मैंने फिर उसके बाद बताया था ओम का नियम। ओम मतलब V समानुपाती I, ये बताया था ओम ने। तो इसमें से हमारे पास फॉर्मूला आया था V बराबर IR, ये तुमको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ओम के नियम से V बराबर IR होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था प्रतिरोध के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? प्रतिरोध R के बारे में पढ़ा था। तो प्रतिरोध R क्या होता था? यहां से पढ़ाया था R जो होता है V/I के होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध की परिभाषा बताई थी, वो तो मैंने अभी भी बताया था। प्रतिरोध बताया था, उसका सूत्र बताया था, उसका मात्रक बताया था। मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बताया था प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध दो बातों पर निर्भर करता था, एक लंबाई पर और दूसरा क्षेत्रफल पर। तो लंबाई के तो समानुपाती होता था, क्षेत्रफल पे क्या होता था? व्युत्क्रमानुपाती होता था। ठीक है, दोनों का ग्राफ बताया था। ऐसे तो होता है R और L का ग्राफ, और ऐसे होता है R और A का ग्राफ। ठीक है, ये बताया था। अब इन दोनों इक्वेशनों से हमने अभी पढ़ा था R समानुपाती L और R 1/A, इन दोनों से हमारे पास अभी एक फॉर्मूला आया था जिसको हमने विशिष्ट प्रतिरोध का नाम दिया था कि K बराबर R इंटू A/L। ये हम अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, अब देखो प्रतिरोधकता हमारे पास आ गई। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के ऊपर, उसका एक एग्जांपल करके देखते हैं। ठीक है, लाइक एग्जांपल के लिए हमसे क्या बोला है? दो समान पदार्थ के बने तारों में यदि तार की लंबाई पहले की अपेक्षा 2 गुनी व क्षेत्रफल 2 गुनी बढ़ा दी जाए तथा क्षेत्रफल 2 गुना कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समझो, दो तार हैं, दोनों तार एक ही चीज के बने, मटेरियल दोनों का सेम है। ठीक है, और मटेरियल को बताता है प्रतिरोधकता। ठीक है, उसके बाद में दोनों तार की जो तार है उनमें से तार की जो लंबाई है पहले जो है 2 गुनी थी, मतलब पहले की अपेक्षा बाद में कितनी कर दी? हमने डबल कर दी। और क्षेत्रफल जो है वो भी क्या कर दिया? 2 गुना कम कर दिया। क्षेत्रफल तो घटा दिया 2 गुना, और जो तार की लंबाई है वो 2 गुना बढ़ा दी है। तो प्रतिरोध पर हमको क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमको बताना है। तो देखो कैसे करेंगे ऐसे सवालों को। हमको दे रखा है केस फर्स्ट, लिख देता हूं मैं पहले। ये तो है पहली कंडीशन, और ये केस 2, ये है दूसरी कंडीशन। तो केस फर्स्ट में हमारे पास के सेम था, एल भी सेम था, आर भी R1 लिख दिया मैंने, L1 K1 लिख दिया, और इधर A1 लिख दिया। ये सब था। तो सूत्र हमारे पास था K1 बराबर R1 इंटू A1/L1। ये हमारे पास पहली कंडीशन थी। अब बाद में क्या कर रहा है? K1 तो K1 ही है, पहले था वैसा ही है। पदार्थ की जो ये पदार्थ है वो तो सेम है ना, कोई बदला नहीं है, जैसा था पहले वैसे की वैसा है। तो K1 जो है वो पहले की तरह है K1। अब देखो लंबाई L2 क्या कर दी? तार की लंबाई पहले जितनी थी, पहले कितनी थी? L1, उसकी अपेक्षा 2 गुनी कर दी। मतलब L2 जो है
वो क्या कर दी 2L1, मतलब L1 की डबल कर दी। और क्षेत्रफल 2 गुना कम कर दिया, मतलब A2 जो है वो A1 जो है उससे 2 गुना क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं A1, हाँ A2 जो है A1/2 कर दिया, मतलब आधा कर दिया, 2 गुना नहीं, इसको आधा कर लो, आधा कर दिया। तो A2 जो है पहले का क्या कर दिया, आधा, A1/2 कर दिया। तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखो यहां से हमारे पास सूत्र क्या आएगा, K2 बराबर R2 इंटू A2 अपॉन L2, ये आएगा। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम, देखो K1 बराबर था हमारे पास R1 इंटू A1 अपॉन L1। K2 कितना आया है, K2 अभी हमने बताया था, R1 जो है वो तो हमको ज्ञात करना है R2 इंटू A2 कितना कर दिया A1/2 गुणा L2 कितना कर दिया 2L1। ठीक है, और मैं यहां से लिख सकता हूं K1 बराबर K2 बराबर K, क्योंकि K दोनों में क्या है, बराबर है। तो यहां से देखो K बराबर R1 इंटू A1 अपॉन L1 बराबर, इधर क्या लिखेंगे R2 इंटू A2 बटे 4L1, ये 2 गुना 2 के 4 हो जाएगा। तो इसको मैं हटा देता हूं, दोनों को बराबर कर सकते हैं क्योंकि K1 और K2 क्या है, दोनों बराबर। तो ये तो है K1 का मान और ये हमारा K2 का मान, तो ये दोनों हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मान सेम है। तो यहां से देखो, यहां से यदि काटें A1 आएगा, A1 से A1 कट गया बेटा, और ये L1 है, ये L1 से L1 कट गया, तो इधर तो क्या बचा R1, इधर क्या बचा R2/4। ठीक है, अब हमको क्या कहना है कि प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब बाद में प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो इसको यदि इधर क्रॉस गुणा कर देंगे तो R2 बराबर क्या हो जाएगा 4R1, मतलब R2 जो है पहले R1 था उसका कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। मतलब पहले प्रतिरोध R1 था और बाद में कितना हो जाएगा 4R1, इसका मतलब पहले R1 था और अब 4 गुना ज्यादा हो जाएगा, पहले कम था अब 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि तार की लंबाई बढ़ा दी और क्षेत्रफल कम कर दिया। और मैंने तुमको बताया था यदि जितनी ज्यादा लंबाई बढ़ेगी तार की उतना ही प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो इसलिए लंबाई हमने 2 गुनी की थी ना, तो लंबाई बढ़ाई है लेकिन क्षेत्रफल क्या किया है, आधा, मतलब कम कर दिया। तो क्षेत्रफल कम करेंगे तो प्रतिरोध तो बढ़ेगा वैसे ही, सीधी सी बात है। और चाहे यहां से देख लो, लंबाई 2 गुनी करेंगे तो लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि R जो होता है लंबाई की क्या होता है, समानुपाती होता है। और क्षेत्रफल आधा कर दिया, मतलब R जो होता है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है बेटा, ये सवाल थोड़ा कम समझ में आया होगा तुमको। अगली क्लास जो है उसमें एक और नया सवाल लेके आएंगे इस तरह का ही, ठीक है, और उसको समझा देंगे, उसको समझा देंगे हम दोबारा से। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, वो हम 5वीं क्लास में पढ़ेंगे। इस सवाल को एक बार दोबारा से समझ लेना, नहीं समझ में आया फिर भी जब हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे 5, तब जाके तुमको दोबारा से ऐसे ही एक क्वेश्चन लेके आएंगे, उस क्वेश्चन को दोबारा से समझाएंगे, तब तुम्हारे ये समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले जितने भी मैंने तुमको फॉर्मूले अभी तक बताए हैं, सारे फॉर्मूले तुमको लर्न होने चाहिए, तभी जाके ये समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो दोबारा से देख लेना, ढंग से देख लेना, वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेना, पिछली वीडियो को लगातार देखते रहना, तब जाके तुम्हारे वो समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो आगे खुश रहो। ठीक है, बाय।